का पंजाब सूबा अपनी विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए देश-विदेश में जाना पहचाना जाता है। वहाँ के लोगों का अल्हड़ व्यवहार, वहाँ का पारंपरिक वेशभूषा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से पंजाब भारतीय राजनीति में अपने एक अलग विषय को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले लगभग 1 दशक से भी अधिक समय से पंजाब नशे की लत में डूबा हुआ था। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में पंजाब के अंदर फैल रहे नशे के कारोबार को लेकर बन चुकी हैं। लेकिन पिछले किसान आंदोलन को लेकर जिसने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया, पंजाब की राजनीति और पंजाब का स्वरूप कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। पंजाब धीरे-धीरे हिंसक वारदातों का केंद्र बनता जा रहा है। जहां लगातार गैंगवार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वहीं लगभग 84 के बाद से जिस अलगाववादी खालिस्तानी ताकतों को लगभग नेस्तो नाबूद किया जा चुका था, जो कभी कभार विदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, अब खालिस्तानी समर्थक खुलेआम पंजाब के अंदर हिंसक वारदातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार से सीधे सीधे टकराव की मुद्रा में दिखाई देते हैं। पीछे हमने देखा कि किस तरह खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा पुलिस प्रशासन को सीधी सीधी चुनौती देते हुए अपने कुछ साथियों को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर ले गए हैं। जिस दिशा में पंजाब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्तमान भगवंत मान सरकार पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर लगभग हर मोर्चे पर विफल दिखाई दे रही है। उससे राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि पंजाब में धीरे-धीरे जो घटनाएं घट रही हैं, वह 84 के दौर की याद दिलाते हैं। आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या घटा या क्या कारण रहा कि जो खालिस्तानी ताकतें जिनको भारत सरकार के द्वारा कुचल दिया गया या जिनके ऊपर विजय हासिल कर ली गई, जो देश के बाहर रह करके ही अपना संगठन चलाते रहे हैं, लेकिन देश के अंदर उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य रही। अब फिर से वह ताकतें भारत के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस बात को लेकर केंद्र सरकार भी खासी चिंतित दिखाई दे रही है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीआर खबर के संपादक आशु भटनागर जी। आशु जी, आपका बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। आशु जी, पिछले कुछ दिनों में किन्हीं अलग-अलग कारणों को लेकर पंजाब को एक हिंसा के रास्ते पर ले जाने के प्रयास होते दिखाई दे रहे हैं। कभी बेअदबी के नाम पर, कभी सिक्खी के नाम पर, कभी खालिस्तान समर्थन के नाम पर। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। इसी का परिणाम है कि ये लोग मनबढ़ हो रहे हैं और एक से एक आगे बढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। आप इस सारे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है देवेंद्र जी कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छा मुद्दा भी उठाया है। असल बात ये है कि इस देश ने जब-जब अपनी ताकत विश्व को दिखाई है, तब-तब उसको कमज़ोर करने के प्रयास हुए हैं। ये बात हमने पहले भी देखी। हमारे साथ परेशानी ये है कि हमारे साथ हमारा ही एक अंग जो बदल के पाकिस्तान बना, जो एक्चुअली में हमारी विरासत है, जो कुंडली है, उसके साथ हमने कुछ बोझ या पाप हमने अपने साथ कैरी किए हैं। ये उसी का परिणाम है। क्योंकि हम जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय कुछ अलग-अलग तरीके के घटक अपना हिस्सा अलग चाहते थे। एक हिस्सा पाकिस्तान बना, तो एक हिस्सा खालिस्तान के नाम पर भी उस समय मांग की जा रही थी 1940 में। अम्बेडकर भी दलितस्तान की मांग कर रहे थे। तो उस समय जो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति थी, उन्होंने पाकिस्तान पर तो अपना जोर नहीं बना पाए या इस्लामिक विचारधारा को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कर लिया।
अब समस्या यह है कि घाव ढकने से घाव खत्म नहीं हो जाता। और आज देश में दो ही चीजें सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हैं। एक सिख अलगाववाद की विचारधारा, वो बार बार समय समय पर अपना फन उठाती रहती है, और कहीं ना कहीं ये SC ST और दलित वाला पोर्शन भी अपने आप को लेके कि हम मूल निवासी हैं, एक अलग देश के खिलाफ अपना एक वजूद या अपना विचार रखता रहता है। ये जो पंजाब की स्थिति है, ये बेसिकली उसी विचारधारा का बार बार दबा देना और फिर उसको उठ जाना का परिणाम। जब हम बात करते हैं कि हमने इसको दबा दिया था, कुचल दिया था, तो दरअसल क्या है कि जब आप कुचल देते हैं तो उसका कुचलने का मतलब ये नहीं है कि वो घाव खत्म हो गया है। विदेशों से खालिस्तान मूवमेंट हमेशा चल रहा है, जब से शुरू हुआ है, और बीच में जब यहाँ पर अपने चरम पर था और जब उसको दबा दिया गया, उसके बाद भी सॉफ्ट, पहले हार्ड स्वरूप काम कर रहा था, फिर सॉफ्ट पे आ गए कि हम राजनीतिक तौर पे बात करेंगे। और ये बार बार उसी की चीजें हैं कि कभी वो एक रूप में आता है, कभी दूसरे रूप में आता है, लेकिन बॉटम लाइन एक ही है कि उनको खालिस्तान चाहिए। और इस सब के पीछे हमारा एशिया महाद्वीप का, जो हमारा और पाकिस्तान का एक झगड़ा है, वो छिपा रहता है, क्योंकि 71 के बाद पाकिस्तान इस घाव को आज तक भूल नहीं पाया कि उसको बांग्लादेश उसमें से निकाल दिया गया। वो लगातार कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में, कभी किसी और तरीके से इसको हवा देता रहता है। और जब जब पाकिस्तान कमजोर होता है, हमारे यहाँ गलत फहमी है कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो वो हमारे यहाँ कुछ करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब वो कमजोर होता हुआ दिखता है, वो ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा देता है। अभी आपने जो बात कही खालिस्तानी मूवमेंट और दलित मूवमेंट की, दरअसल दलित मूवमेंट जो भी आंदोलन चलाते हैं, जो मांग उठाते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो भारतीय संविधान और भारतीय संप्रभुता के तहत रह करके अपनी मांग उठाते हैं। जबकि खालिस्तानी मूवमेंट सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी है, वह भारतीय संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती देते हुए पंजाब को एक देश, एक अलग संप्रभु राष्ट्र की डिमांड करता है। यहाँ पर मैं एक कहता हूं, इट मींस वहां पर की जनता के मैंडेट या पंजाब की जनता के मत को मैं कुचलने की बात नहीं करता हूं। मैं उन चंद अलगाववादी, असामाजिक खालिस्तानी समर्थकों की बात करता हूं, जिन्होंने धीरे धीरे 84 के दशक में इस मूवमेंट को देश की संप्रभुता से सीधे सीधे टक्कर देने की या चुनौती देने की स्थिति पैदा की। देखिए देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है क्या कि मैंने जैसे कहा कि आज़ादी के समय 4 तरीके की बातें थी, जिसमें दलित मूवमेंट, अंबेडकर मांग रहे थे कि हमको दलित स्थान दे दीजिए। सिखों का भी अपना एक खालिस्तान का एक पैकेट था जो उस समय डिमांड चल रही थी। बड़ी छोटी सी डिमांड थी, इसलिए उसको मर्ज कर लिया गया। और पाकिस्तान की तो डिमांड थी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, जिन्ना के नेतृत्व में। समस्या यह है कि जब दलित मूवमेंट को बड़े अच्छे से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो उस समय के नेतृत्व था कांग्रेस का, उन्होंने हैंडल किया। गांधी जी ने उनको बाकायदा, अंबेडकर को एक प्रोमिनेंट स्थान दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उनके हारने के बाद उनको कानून मंत्री तक बना दिया, और उनको एक ऐसा पैकेज दे दिया कि संविधान निर्माता का जो पैकेज है, बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में अध्यक्ष नहीं थे, वो एक प्रारूप समिति के एक पार्ट थे, तो अध्यक्ष थे, तो उनको लेकिन एक ऐसा पैकेज दे दिया जिससे एक आपने तृप्ति कर दी उनकी। तो दलित मूवमेंट वहां से इस देश के मुख्य धारा में शामिल हो गया। पंजाब की जब हम बात करते हैं, इस देश में पंजाब ने बहुत अच्छे वीर दिए, सैनिक दिए, उनको हमेशा माना गया कि ये जो पंजाब है, जो आप सेना में देखते हैं तो उनका एक बड़ा एक कमांड है, या जो हमारे यहाँ रिच कल्चर है उसमें एक उनका एक बड़ा प्रोमिनेंट स्थान है। लेकिन जो ये कट्टरपंथ था, सिख कट्टरपंथ, और जो हाशिए पे आया नेतृत्व था, और कुछ हमारे यहाँ की राजनीति भी रही, जैसे अकालियों को डिफेंड करने के लिए इंदिरा गांधी ने खुद भिंडरावाले को आगे प्रमोट किया, उस दबी हुई चिंगारी को अपने हित के लिए, जो बहुत छोटी सी चिंगारी थी, खुद इंदिरा गांधी ने ही उसको आगे हवा दी। और उस समय जितनी बातें हुई, जैसे हम देख रहे हैं, हाँ, तो
अपने हित के लिए दी और बहुत सारी बातें हुई जिसका परिणाम बाद में इस हद तक आया कि आतंकवाद के रूप में दिखा, लेकिन उस पौधे को हवा पानी मिल गया। तो ये जो उस समय कुचला भी गया और इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या भी हुई और उसके बाद जो इस देश में दंगे हुए, तो उसने उस समय के क्षणिक तौर पे कुचल तो दिया, लेकिन वो जो आग है, वो जो विदेशों में बैठे लोग हैं, ब्रिटेन में जो खालिस्तान समर्थक बैठे हैं और उनको जो पाकिस्तान से लगातार सपोर्ट मिलता है। हम सब जानते हैं कि 60s के दौर में याया खान ने खालिस्तान के इस मूवमेंट को बहुत समर्थन दिया और हम आज भी जानते हैं कि खालिस्तान के मैप में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है, जबकि 60% पंजाब का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, हमारे पास सिर्फ 40% है। मगर आप आश्चर्यजनक तौर पे ये समझिए कि खालिस्तान की मांग भारत में उठती है। ये जो गणित है, ये विशुद्ध तौर पे पॉलिटिकल और पाकिस्तान फंडेड है, या उन लोगों से है फंडेड जो चाहते हैं कि भारत की तरक्की पीछे जाए, जैसे जिस तरीके से भारत इस समय लगातार ग्रो कर रहा है। मैं आपकी बात से अभी लगा कि भारत जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपने कद को बढ़ा रहा है, यह सीधी सी बात है, पड़ोसियों को नागवार गुजर रही है। पाकिस्तान पहले से ही भारत की अलगाववादी ताकतों को प्रश्रय देता रहा है, उनमें खालिस्तान भी एक है, और विदेशों में बैठ करके जो खालिस्तान समर्थक है उनको ये बातें समय समय पर जांच एजेंसियों के रूप में सामने आती रही हैं, बताती रही हैं कि उनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग करती है। यह बात रही। अभी जो आपने हमें बताया वह एक राजनीतिक परिदृश्य पे, ऐतिहासिक परिदृश्य पे, लेकिन वर्तमान में जब हम बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में यह समस्या तेजी से आगे बढ़ी है, तेजी से एक उभर करके सामने आई है, जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उस समय किसान आंदोलन के रूप में कुछ लोग उनको एक फ्लाईओवर पर रोकते हैं, जिसको बाद में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि यह एक प्लान था, वहां पर मोदी के लिए एक बड़ा खतरा हो, वो सब चीज चली गई। तो क्या कारण मानते हैं कि क्यों फिर से ये समस्या उभर के सामने आ रही है? देखिए, इसको थोड़ा पीछे से देखिए। भारत को बीते 3 साल से, जब से ये मोदी सरकार दोबारा आई है 2019 में, तब से लगातार अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस सरकार ने आते ही 2 ऐसे काम किए जो इंटरनेशनल तौर पे लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुए। एक श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा है, जिसपे बहुत सारे लोगों को दर्द है, और दूसरा है कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर देना। अब इसके बाद क्या है, इंटरनेशनल तौर पे लगातार ये कोशिश हो रही है कि अगर आप मजबूत हो रहे हो तो उसको कमजोर किया जाए, और इस प्रकरण को ऐसे समझिए कि लगातार भारत में गृह युद्ध की स्थिति को बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले इस बात को सीएए के नाम पर किया गया और हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे। आप समझिए कि एक आंदोलन, आप एक छोटा सा इवेंट करिए 500 लोगों का, तो यहाँ 5-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और यहाँ आंदोलन अगर 2-2 महीने, 3-3 महीने चल रहे हैं, 6-6 महीने चल रहे हैं, तो उसमें जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो ये सीए के नाम पे अनस्टेबल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की समझ थी कि उन्होंने उसको, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उसको खत्म हो जाने दिया, लोगों तक उसका सच सामने आने दिया। उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर भी वही लोग रूप बदलकर सामने आए और उन्होंने लगातार 1 साल तक किया, और हमने 26 जनवरी को देखा कि किस तरीके से उसमें खालिस्तान समर्थक नेपाल के रास्ते आए थे, उनकी गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, कुछ में सफल हुए, कुछ में नहीं हुए, और वो हमने देखा कि गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र को किस तरीके से रौंदा गया। उसके बावजूद भी इस बात के लिए कोशिश की गई कि किसी तरीके से पब्लिक 84 वाले टाइम पर ना पहुंच जाए, जहां किन्हीं 2 समुदाय में आपस में लड़ाई की स्थिति हो, बैर भाव की स्थिति हो, और ये सरकार ने बहुत समझदारी के साथ किया। ये सरकार लगातार समझ रही है, हमारी जो रॉ है और जो आईबी है, वो लगातार ये सारे इनपुट इकट्ठे कर रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसी सारे विदेशी
षड्यंत्रों को दबाया जा सके। आप देखिए उस समय एक लड़का था दीप सिंधु जिसने ये वारिस पंजाब दे बनाया, वही सबसे पहले इसमें सामने आया था, उसका नाम आया, फिर उसको ये कहा गया कि ये बीजेपी का समर्थक है, फिर उसके लिए इन्हीं लोगों ने वकील भी करा, फिर वो बाहर भी आया और फिर एक दुखद एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु भी हो गई। और आप देखिए कि जो आज पंजाब में लीड कर रहा है बंदा, वो भी वारिस पंजाब दे के नाम पे कर रहा है, उसी संगठन के नाम पे कर रहा है। कैसे उनके पास आया, वो सवालों के घेरे में है। मेरे पास ये रिपोर्ट है जो मैं अभी बीते दिनों पढ़ रहा था कि रॉ ने 130 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करी है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, जो इस सब को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं और देश को दंगों की आग में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बीते दिनों जॉर्ज सोरास का नाम बहुत सामने आया था। आपने देखा होगा कि अचानक से वो आदमी सामने आ गया खुल के, जिसने कहा कि इस सरकार का जाना उसके व्यक्तिगत हितों के लिए बहुत जरूरी है। यानी वो भारत के डाउन होने से, बिखरने से नहीं परवाह करता है, लेकिन वो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो उसके व्यक्तिगत हित हैं या जो उसके अपने फाइनेंशियल हित हैं, उनके लिए ये सरकार जाए। तो ये जो लगातार कोशिश चल रही है, इस सब के पीछे उस जॉर्ज सोरास का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज सोरास का सामने अचानक आना इसलिए चकित करता है कि जब यहां भारत में लगातार उसके किए हुए टूल किट फेल हो रहे हैं, तो शायद वो अचानक खुल के आ गया हो। तो ये सब भी हो सकता है कि उसमें उसका भी हाथ हो। और क्योंकि इंटरनेशनल तौर पे जो षड्यंत्र होते हैं उसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन शामिल होते हैं, तो ये एक बड़ा तरीका हो सकता है। तो जो हमें सामने दिख रहा है वो छोटी चीज है, खेल बड़ा है। आशु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। किसी भी देश की सत्ता के दो पहिए होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। दोनों मिलकर किसी भी देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। जितनी किसी सरकार किसी देश की व्यवस्था के लिए सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है, उतना ही, या मैं कहूं उससे कहीं ज्यादा, विपक्ष महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा है कि भारत के ऊपर जब भी विपदा आए, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक साथ मिलकर उन चुनौतियों का सामना किया। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, भारतीय राजनीति का एक मोरालिटी, एक भूमिका शिफ्ट हो रही है, जहां एक बहुत समय के बाद भारतीय राजनीति चेंज हुई है। एक नई विचारधारा या एक नए दल की सरकार आई है, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, सबको पता है। उसके बाद विपक्षी दल, जिनको संवैधानिक अधिकार है कि वह सत्ता हासिल करने के लिए अपने प्रयास करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस तरह के से प्रयास किए जा रहे हैं, वह कुछ नैतिकता के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा आंख मूंद कर उन घटनाओं को भी किसान आंदोलन का हिस्सा साबित करने के प्रयास किए गए, जो हिंसक वारदातों का गवाह बन रही थी। जब हमारी जांच एजेंसियां बराबर यह कह रही थी कि जो किसान दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे हैं, उनके अंदर बड़ी संख्या में देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, तो ऐसी स्थिति के बावजूद भी पक्ष के द्वारा एक सकारात्मक भूमिका दिखाई नहीं दी। जब देश का एक आम नागरिक इस चीज को देख पा रहा था कि किसान आंदोलन की आड़ में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, तो क्या हमारे देश के विपक्षी, चाहे वो केंद्र का विपक्षी दल हो या राज्य सरकारों के विपक्षी दल हो, उनको यह चीज नहीं दिखाई दी? और यदि दिखाई दी तो फिर उनके द्वारा इन ताकतों को किसानों के नाम पर क्यों सपोर्ट किया किया गया, क्यों उनको पाला पोसा गया? तो क्या आप, मेरा जो मानना है कि यह किसान आंदोलन ना होकर एक मौका था, जिसमें विपक्ष ने अपने लिए लाभ देखा, किसानों की आड़ में आड़तियों ने अपना लाभ देखा, नेताओं ने अपना लाभ देखा, और खालिस्तान और देश विरोधी ताकतों ने अपना लाभ देखा। तो इस बारे में आप बताइए, क्या राजनीति और विशेषकर विपक्ष की जो भूमिका है, वह किस तरह से, किस दिशा में जा रही है?
देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि ये देश में ये देश देशभक्तों का देश है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा देश के लिए जयचंद का काम करते हैं। उन्हें जयचंद कह लीजिए या मीर जाफर कह लीजिए, दोनों बातें एक ही। 70s के दशक में भी हमको याद है कि ऐसे आरोप लगे थे कि भारत में बहुत लोग, बहुत सारे राजनेता जो रूस की एक एजेंसी है उसके पेरोल पर काम करते थे। बहुत सारे पत्रकार उसके पेरोल पर काम करते थे। हमने चाइना से युद्ध के समय वामपंथी जो हमारे देश में हैं, उनको देखा कि उन्होंने कहा कि समर्थन हम चीन का करेंगे। भारत के लिए, सैनिकों के लिए अगर ब्लड की जरूरत थी तो उन्होंने उस कैंप को नहीं लगने दिया, उसका विरोध किया। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे देश में होती हैं। लेकिन इस देश में जयचंद या मीर जाफर हमेशा से बहुत कम स्थिति में रहे हैं। समस्या ये है कि वो यदा कदा अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। और ये भी एक ऐसा दौर है जिसमें मैं सभी राजनीतिक विपक्षियों को नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग परिस्थिति के वश इस सरकार के पतन में इन बातों को उठाकर अपना फायदा लेना चाहते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष किसी भी तरीके से सत्ता को परिवर्तित करना चाहता है, ये सच है, लेकिन वो देश से आगे नहीं जाता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है इस समय कि जो वामपंथी विचारधारा चीन से युद्ध के समय हमारे देश के खिलाफ खड़ी हुई, वही वामपंथी विचारधारा के लोग आज कई राजनीतिक दलों में हैं। मुझे योगेंद्र यादव का वो बयान भी याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तो किसान आंदोलन के नाम पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर दी थी। अब अगर वो नहीं खेल पाए तो इसमें हम क्या करें? तो ये जो बहुत सारे गणित हैं कि देखिए, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी समझ रही हैं, लेकिन जो विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है वो ये समझ रहा है कि भाई साहब, अगर इसका लाभ लिया जा सकता है, मैं उनकी देश के प्रति प्रतिबद्धता पे सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहे विरोध को वो अपने फायदे के लिए लेना चाहते हैं। उससे ये संदेश चला जाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जबकि एक दौर था जब नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा और वो बोल कर आए, और ऐसा बोल के आए कि पाकिस्तान को तारे नजर आ गए। तो ये इस देश में फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम की ऐसी स्थिति है। और अब आप देखेंगे कि सरकार ऐसे सभी लोगों को किसी ना किसी बहाने से आ, राजनीतिक तौर पे खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने भी देश विरोधी ताकतों के साथ अपना अलाइनमेंट दिखाया है। मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा के थोड़ा चाहता हूं कि आप इसको हाँ स्पष्ट करें जी। कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच मुद्दों को लेकर टकराव हो सकता है, होना चाहिए, हम्म, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के आमने सामने वर्तमान परिस्थितियों में खड़े दिखाई देते हैं, जी। विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है कि वह एक तानाशाही रवैया अपना करके विपक्ष को खत्म करना चाहता है। ईडी, सीबीआई या जो भी भारत की जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। वही सत्ता पक्ष इस बात को कहता है कि जांच एजेंसियां जांच करने के लिए बनी है और जिसके द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी जांच होगी। तो ऐसी स्थिति में जो सत्ता को हासिल करने की एक ललक है, जो एक मौका विपक्ष के पास होना चाहिए, जो वर्तमान में सत्ता को कब्जा हुए सत्ताधारी पार्टी है, उनके बीच जो ये टकराव वाली स्थिति है, यह लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इसको आप किस दिशा में जाता हुआ देखते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आपको जूलियस सीजर, शायद आपने शेक्सपियर का पढ़ा होगा, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बोर्ड में 12th में था, उसकी पूरी एक अलग बुक थी, तो हमने बहुत पढ़ा है। और मुझे वो बात हमेशा याद रहती है कि जूलियस सीजर के खिलाफ जो उनका विपक्ष थे, जो उनके विरोधी थे, वो लगातार षड्यंत्र रच रहे थे। तो उन्होंने उनके सबसे अच्छे दोस्त को भी ये यकीन दिला दिया कि जूलियस सीजर एक्चुअली में देश के खिलाफ काम कर रहा है, और अगर ये रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। और सीजर को पहली तलवार मारने वाला ब्रूटस था। आज की परिस्थिति में जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक विपक्ष की स्थिति कमोवेश वही है।
उसको बार बार ये यकीन दिलाया जा रहा है कि अगर ये मोदी रहेगा तो ये तुम्हें सबको खत्म कर देगा। अब सर्वाइवल के नाम पे हर आदमी किसी को भी मारने को तैयार हो जाता है। दूसरी बात ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आज कांग्रेस ये कहती है कि ये सरकार सीबीआई, तोता मैना और ईडी दोनों को यूज करती है, लेकिन ये आरोप कांग्रेस पर भी लगते थे। आपको याद होगा, आप अगर राजनीतिक तौर पे बीते 15-20 साल की राजनीति को कवर करते रहे हैं तो लगातार ये आरोप पहले बीजेपी लगाती थी कि सीबीआई सीबीआई को तोता की तो, परिभाषा हाँ, ही कांग्रेस के शासन में मिली, जी जी जी, लेकिन पिंजरे का तोता। हाँ, लेकिन कांग्रेस के समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक सिंडिकेट काम करता था कि देखो हम तुम्हें डराएंगे तो, मगर तुम्हें पकड़ेंगे नहीं। तो जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें सब कुछ चलता था। सीबीआई जांच भी ओपन होती थी, फिर केस वापस ले लिए जाते थे, फिर केस को खत्म कर दिया जाता था, फिर सारी बातें होती थी, समर्थन मिल जाता था, थोड़ी सी बातें होती थी और मामला सेटल हो जाता इस तरीके से। नहीं तो आपको एक दौर याद होगा, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जिनके नाम से समाजवादी पार्टी जानी जाती है, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, एक दौर था उनके एनकाउंटर तक की तैयारी हो गई थी और उनको चौधरी चरण सिंह ने बचाया था रातों रात अपनी पार्टी का एक वरिष्ठ पद देकर, नहीं तो जो है उनका एनकाउंटर तय हो गया था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो गणित था राजनीतिक तौर पे लोगों को बचा लेने का, ये कांग्रेस के समय चलता था। लेकिन जब ये जो चीजें कनेक्शन सामने आ रहे हैं और जहां पे ये दिख रहा है, तो शायद मोदी ने जैसे कहा था आकर 10 साल पहले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो जो गणित है कि अब जो उस ट्रैप में फंस जाता है, जांच के ट्रैप में आ जाता है, तो मोदी ब्लैकमेल नहीं करता है, वो कहता है कि इनको भेज दो। तो जो आज विपक्ष की स्थिति है, आज विपक्ष के किसी भी दल को जो अपना दावा ठोकता है मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, उसके विपक्षी दल के नेता के खिलाफ कहीं ना कहीं जांच है, कहीं ना कहीं जमानत पे वो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी इंक्वायरी चल रही है और मुकदमे और फैसले कोर्ट से आ रहे हैं। मैं ताजा उदाहरण अरविंद केजरीवाल के खास सिपा सलार मनीष सिसोदिया का ले लूं, तो उनके साथ भी यही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है। केसीआर की बेटी के खिलाफ आज ईडी से जांच चल रही है, वहां भी मसला कोर्ट तक ही जा रहा है। तो ये जो पहले की राजनीति थी कांग्रेस के समय कि तोता मैने का भय दिखाया जाता था, अब क्या है, तोता मैने का भय नहीं दिखा रहे हैं। अब वो कार्रवाई कह हो रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि अगर है तो कार्रवाई हो। तो कार्रवाई करो, क्योंकि मोदी का ये मानना है, जो मेरी समझ में आता है, कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कार्रवाई टॉप लेवल से शुरू होगी। अगर टॉप लेवल सुधर जाएगा तो नीचे का क्लर्क बाबू डर के मारे खुद नहीं लेगा। आशु जी, जो विषय हमने शुरू किया था पंजाब से, हम जी, फिर वहीं आते। पंजाब का वह दौर जिसको हम कहानियों में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, एक वह दौर जब एक खालिस्तान आतंकवाद चरम पे था, खून खराबा हिंसा भारत का एक नीति का हिस्सा बन चुके थे प्रतिदिन का। उसी की भेंट हमारी एक लीडर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चढ़ी। जी, वर्तमान में अभी आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, और इस समय पंजाब के अंदर उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है, तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से, जैसा पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और आर्मी भारत को अस्थिर करने के लिए किस तरह से पंजाब को इस्तेमाल करना चाहती है, खालिस्तानियों का उपयोग करना चाहती है। ऐसी स्थिति में जो आम आदमी पार्टी एक बड़े मैंडेट से पंजाब के अंदर जीती है, उसकी स्थिति को, उस सरकार के बनने को आप किस रूप में देखते हैं पंजाब में? देखिए, पंजाब को इस तरीके से समझिए कि जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, अमरिंदर सिंह, जो अब बीजेपी में आ गए हैं, राजा साहब भी हैं वो, मतलब, और कैप्टन हैं, आर्मी से हैं, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि बीजेपी भले ही आ जाए मगर आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। ये उनके आरोप थे कि इनके कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हैं जो इनके जीतने पर पंजाब में अस्थिरता का माहौल ले आएंगे। और बीते दिनों में उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था कि मैंने पहले ही कहा था और वो सब अब दिखाई देने लगा है।
तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कई बार कि राजनीतिक तौर पे शायद उनकी बातें सच हों। हालांकि बिना सबूत ये कहना कि किसी पार्टी के बारे में कि वो उनको बढ़ावा दे सकती है, ऐसा गलत है। लेकिन राजनीतिक तौर पे पंजाब के साथ ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये कहते थे कि अगर पुलिस हमारे पास होती तो हम कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत कर देते। तो पंजाब में पुलिस होने के बावजूद जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से कट्टरपंथ के नाम पर भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो आरोप जो अमरिंदर सिंह ने लगाए थे वो सही प्रतीत होते हैं। हालांकि अभी ये भविष्य में दिखेगा कि आम आदमी पार्टी उसमें इस चीज को, हो सकता है कि पहली बार जब कुछ होता है तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए उस पर प्रतिक्रिया देना आसान नहीं होता है। हो सकता है वो इस पे कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। तो नहीं, ये आपकी देख, बात हाँ, से एग्री करता हूं कि ये कहना तो बिल्कुल बिना जांच के किसी के ऊपर आरोप लगाने कि इनकी खालिस्तानियों के साथ किस तरह की मिली भगत है या ये लोग किस तरह से खालिस्तान, ये तो एक बिना जांच के आरोप लगाना बिल्कुल किसी के ऊपर ठीक नहीं है। लेकिन एक बात तो मान सकते हैं कि एक अनुभवहीन पार्टी आम आदमी रही, हम्म, जिसको तत्कालीन कांग्रेस सरकार की विफलता के कारण जनता ने सिरमौर बना लिया। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण किसान आंदोलन भी रहा, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन में इन लोगों को, किसानों को या किसान के नाम पर जो आंदोलन कर रहे थे उनको समर्थन दिया, वह पंजाब में आम आदमी पार्टी के काम आया। लेकिन यह भी बात ठीक है कि बॉर्डर जैसे स्टेट में आम आदमी पार्टी, जिसको सरकार चलाने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं रहा है, उसके लिए थोड़ा एक मुश्किल भरी स्थिति है जो हमें दिखाई भी देती है। सर, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ। 84-84 का दौर आपने देखा किस तरह खालिस्तान रहा। इंदिरा गांधी ने हालांकि ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके भिंडर वाले को एनकाउंटर हुआ, आर्मी अमृतसर के अंदर गई। हालांकि इस घटना को एक तरह से एक मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, जिस तरह से अमृतसर लौट मंदिर के अंदर जाकर के कार्रवाई हुई। इंदिरा गांधी को भी कहीं ना कहीं फिर उसी आगे पीछे चलकर उसी की भेंट चढ़ना पड़ा। वर्तमान में मोदी सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए आप कहां पाते हैं, कितना सक्षम पाते हैं? देखिए, बीते दिनों अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस पर पूरा ध्यान रख रहे हैं, केंद्र सरकार की नजर है। और ये दौर जो है, जिसको मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि हम तृतीय विश्व युद्ध के दौर में जी रहे हैं। स्टार्टिंग है, किस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी हमको पता नहीं है। ये उससे पहले के माहौल हैं सारे। लगातार भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो चीन या पाकिस्तान में उलझे। 2 दिन पहले अमेरिका का इंटरनल एक बयान जारी हुआ था जिसमें उसने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ज्यादा कुछ किया तो हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि भारत उस पर अटैक कर सकता है। अभी भारत अटैक कर नहीं रहा है, मगर पाकिस्तान, अमेरिका पहले से ये कह दे रहा है। ये होता है जैसे तेल लगा के चढ़ा दो किसी आदमी को कि यार ये एक मार दो। अंतरराष्ट्रीय माहौल, एक माहौल हाँ, बनाना। एक माहौल बनाना। और ये कहीं ना कहीं मैंने कहा कि भारत की जो जीडीपी या जो स्थिति है इस समय पूरे विश्व में सबसे अच्छी है। तो उसको कहीं ना कहीं अनस्टेबल करने के लिए कोशिश की जा रही है। और सरकार इन सब बातों को समझते हुए कि ये देश इस समय ना तो युद्ध के लिए तैयार है ना गृह युद्ध के लिए तैयार है, ऐसे में सरकार सारे वो तरीके अपना रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हालांकि अब इसमें कितनी सफल रहेगी यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, घटनाक्रम कैसे कैसे बदलेंगे, क्योंकि भविष्य में किसी को नहीं पता है। लेकिन जो स्थिति बन रही है फिलहाल सरकार उस पर नजर रखे हुई है। मैंने पहले बताया कि रॉ ने ऐसे 130 लोगों की लिस्ट बनाई है जो इसमें कहीं ना कहीं बहुत गहरे इन्वॉल्व हैं। और चूंकि आप देश भर में देख रहे हैं कि लगातार सरकार बहुत सख्ती के साथ काम कर रही है, तो वो इन सब चीजों को 2024 से पहले तो किसी भी तरीके से शांत रखना चाहेगी। क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि ये मुद्दा, खालिस्तान का मुद्दा 24 के समय किसी भी तरीके से इमोशनली उसको नुकसान दे या डेंट दे। जो उनकी अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी थॉट को वो किसी भी तरीके से विखंडित होता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। तो ये उसका माइलेज भी ले सकते हैं। ये उसको साइलेंटली, जैसे इन्होंने सीएए वाले मामले को डाइल्यूट कर दिया है, जैसे किसान आंदोलन को डाइल्यूट किया है,
हो सकता है इसको भी, क्योंकि जो इस समय लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं या कहते हैं कि भाई जो लड़का इस समय लीड कर रहा है, वो 1-1.5 साल पहले दुबई था, अमृतपाल सिंह, और वहां से वो अभी आया है। अब वो कहता है मेरा पासपोर्ट इंडिया का है, मैं लेकिन इंडियन नहीं हूं। जैसे पाकिस्तान में कश्मीर के लोग कहते थे कि सर हम हैं तो कश्मीरी, मगर हमारा पासपोर्ट भले ही इंडिया का है, लेकिन हम तो कश्मीरी हैं, हम तो जी मानते ही नहीं अपने आप को। तो ये सारी बातें हैं, उसी पैटर्न पे हैं। सरकार को कश्मीर को हैंडल करने का अनुभव है, तो सरकार इसको भी हैंडल कर लेगी। हो सकता है इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पीओके पे एक बड़ी स्ट्राइक हो और उसको किया जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसा भी है कि इधर थप्पड़ मारेंगे तो शायद इधर वाले डर जाएं, या इधर झटका देंगे तो आप उधर से डर जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं राजनीतिक तौर पे, तो सरकार के ऊपर है। मुझे लगता है कि शायद बेहतर तरीके से हैंडल करेगी, और हमें एटलीस्ट इस मामले में सरकार पे और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। बाकी तो भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरे परिदृश्य पर अपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी तरह के विषयों पर हम और चर्चा आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।